पख्तूनख्वा 24 अरब रुपए बलूचिस्तान, 44 अरब रुपए पंजाब और 15 अरब रुपए सिंध। अच्छा जी, फाइनेंस डिवीज़न खुद काम नहीं करती है, फाइनेंस डिवीज़न सूबों को पैसे देती है काम करने के। उसमें जो एलोकेशंस हैं, सूबा पंजाब की पहले थी 15 अरब, जब एपीसीसी हुई है वो बढ़ के हो गई है 35 अरब। सूबा सिंध की 1.5 अरब वो उधर ही है। दो स्कीमें जो 4 साल पुरानी है। इस साल सूबा पंजाब में कोई 12-13 नई स्कीमें दी हैं, मेरे पास सारी रिकॉर्ड भी है। खैबर पख्तूनख्वा में फाटा समेत 66 अरब रुपए की एलोकेशन है और बलूचिस्तान में 18 अरब, यानी 18 अरब बलूचिस्तान, 66 अरब खैबर पख्तूनख्वा, 35 अरब पंजाब और 1.5 अरब सिंध। जनाब, इसी तरीके से हमें दी गई हैं स्कीम्स हाउसिंग सेक्टर में, जहाँ पे सिंध की एलोकेशन है 9 अरब और 9 कुछ अरब है, और पंजाब की 9.6 अरब, पंजाब की 8.3 अरब। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स जो दिए गए मैं वो आपको ज़रा बताना चाहता हूँ। और मैंने ये प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ शदीद एहतजाज किया कि जी आपने सिंध को तो जो पंजाब को प्रोजेक्ट दिए हैं, पहला ही प्रोजेक्ट उसमें आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ओवर रिवर रावी, और इसी तरीके से 20 बेडेड हॉस्पिटल है, दुधियाल बाईपास है, इंडस्ट्रियल एरिया रोड फ्रॉम जीटी रोड टू गाजी चक, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिसर्स मेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस मोर फ्लाईओवर। और जो सिंध को स्कीमें दी गई हैं वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इस साल जो नई स्कीमें दी गई हैं उसमें है जी 20 नंबर स्कीम ऑफ मेटल रोड, टफ पेवर, सीसी रोड्स एंड ओपन ड्रेन्स इन तालका, तरहाल, टंडो बागो, मातली। 8 स्कीम्स ऑफ मेटल रोड इन यूसी अहमद राजो, यूसी फरीदाबाद, फतेहाबाद, यूसी हाले पोटो, इस तरीके से। अच्छा, ये स्कीम्स भी चले आपने सूबे सिंध को दी, सूबे से बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया गया। ये वफाक में बैठ के, और प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि यूसी हाले पोटो में नाली की ज़रूरत है, सिंध हुकूमत से बगैर कंसल्ट किए हुए। और अभी और भी नई स्कीम्स आई, उसके अलावा जो 2 जून को अप्रूव होती हैं एपीसीसी के बाद, उसमें है 19 नंबर्स डेवलपमेंट स्कीम्स इन डिस्ट्रिक्ट बदीन, 11 नंबर्स डेवलपमेंट स्कीम इन डिस्ट्रिक्ट बदीन। ये किताब में मौजूद है, आपको कल परसों मिल भी जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन तालका लखी, डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर। अब मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि ये कंसल्ट करें, पहले तो रेजिस्ट करते रहे, लेकिन बाद में वो मान गए कि जी सूबों से कंसल्टेशन में ये स्कीम्स होनी चाहिए। और उन्होंने फिर खुद ही उधर कह दिया मीटिंग में कि क्या करें जी, हमें प्रेशर पड़ जाता है MNAs MPs से, और इसलिए हमें स्कीमें रखनी पड़ जाती हैं ऐसी। अब मुझे ये समझ नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कि किसी MNA MPA की सिफारिश पे आप स्कीम्स नहीं डालेंगे, आप रिक्वायरमेंट पे स्कीम्स डालेंगे। अब ये मुझे समझ नहीं आई कि ये कैसे हो गया। हमने प्राइमरीली यही एतराज़ किया कि हमारी एलोकेशन बहुत कम है। वहाँ पे हमें बताने की कोशिश की गई कि नहीं जी, ऐसा नहीं है, जो सूबा सिंध में 90 अरब की स्कीमें हैं और सूबा पंजाब में 93 अरब की स्कीमें। मैंने सिर्फ 4 सेक्टर सामने जो मेरे पास पड़े थे, उनके टोटल हुए थे, उसमें बताया कि सूबा पंजाब में उन 4 सेक्टर्स में 94 अरब की स्कीम्स थी और सिंध की 65 अरब की स्कीम्स थी, तो वो 60, और उसके अलावा हमारी स्कीम्स है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने ऑब्जेक्ट किया कि स्कीम्स डालें वो सूबे की मर्ज़ी से डालें। आपको क्या पता कि यही स्कीम हम तो नहीं बना रहे इस यूनियन काउंसिल में, ये गली या ये नाली, वहाँ पे डुप्लीकेशन होगी, वहाँ पे करप्शन के चांसेस हैं अगर एक ही जगह पे 2 इदारे बना रहे हो स्कीम्स। प्राइम मिनिस्टर साहब वॉज वेरी काइंड, उन्होंने ये बात मानी लेकिन कुछ किया नहीं उस पर। मैंने इनसे कहा, पिछले साल भी मैंने यही एतराज़ किया था, और पिछले साल आपने 9.7 अरब रुपए की इस तरीके की स्कीम्स डाली थी कि जी फ़लानी यूसी में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काम, मीरपुर खास के फ़लानी गली में काम, और कहा था कि जी आप नहीं दे रहे स्कीम्स, हम दे रहे हैं। और ये भी कहा गया, कल भी मैंने सुना कहा गया कि जी बाकी सूबों ने कहा हमें भी ऐसी स्कीमें देना, आप सिर्फ सिंध को क्यों दे रहे हैं। खैर, वो 9.7 अरब की पिछले साल, ये जो करंट ईयर है, कि स्कीम्स में जो खर्चा हुआ है वो 500 मिलियन हुआ। और इस जो अगले साल में भी उनकी पूरी एलोकेशन, पिछले साल उसको कैबिनेट डिवीज़न में डाला गया था,
इस दफ़े हाउसिंग एंड वर्क्स में डाला गया, उनकी पूरी एलोकेशन नहीं दी गई। दैट मीन्स जो स्कीम वो सूबे सिंध पे एहसान करके एक साल में तकरीबन 10 अरब रुपए की स्कीमें कर रहे थे, खर्च 500 मिलियन करते हैं और अब वो 3 साल में कंप्लीट होंगी। ये सारी PHDP में मौजूद है। ये हमने और निसार साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। मैं ज़्यादा डिटेल में कल कराची में भी इस पर बात करूँगा, लेकिन आप लोग दोस्त इधर सारे जमा थे तो मैंने कहा ज़रूरी है कि आपसे भी बात कर ली जाए। हमने शदीद एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया और 2 चीज़ों पे एहतजाज था कि हमारी एलोकेशन कम है और उसके अलावा सूबे को कंसल्ट नहीं किया जा रहा, जो कि नहायत ही गलत है और इससे करप्शन के चांसेस हैं। जिसकी बातें तो करते हैं लेकिन ये करप्शन को इंड्यूस कर रहे हैं। MNAs MPAs की खुद कहा गया कि स्कीम में ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि UC फतेहाबाद, UC हाले पोटो डिस्ट्रिक्ट बदीन में किस MNA या किस MP की स्कीम है, या लखी तालका लखी, जो जानते हैं सिंध को, तालका लखी डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में किस MNA या किस MP की स्कीम है जो कि आई होगी। मतलब बाकी सिंध के लोगों को नहीं देना, जो हुकूमत सिंध की है जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट देखती है उससे कंसल्ट नहीं करना। आपने अपने लोगों को राज़ी करना है। वो कैसे राज़ी हो रहे हैं मुझे नहीं पता, कि पता नहीं है बजट पास नहीं होगा उसका, अगर ये स्कीम नहीं डालते तो शायद बजट पास नहीं होता उनको। ये लोगों में इस पर हमने शदीद एहतजाज किया है, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और मैंने ये भी कहा है और निसार साहब दोनों ने कि जी हम एक डिसेंटिंग नोट जमा कराएंगे इंशाल्लाह कल। वो डिसेंटिंग नोट, इससे पहले मैंने एक ख़त भी लिखा था, उस ख़त में सारी डिटेल्स है, अगर आप वो देख लेंगे। उससे भी आगे बढ़ गई बात जैसे मैंने बताया, और ये डिसेंटिंग नोट इंशाल्लाह हम कल जमा कराएंगे। और मैंने रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर से और उस फोरम से कि उस डिसेंटिंग नोट को इस NEC की कार्रवाई का हिस्सा बनाएं, ताकि ये रिकॉर्ड में रहे कि सिंध के साथ कैसी नाइंसाफ़ी हो रही। मैंने एक और छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं, 2017-18 जो कि पिछली फेडरल गवर्नमेंट, जिससे भी हमें कोई इतने खुश नहीं थे, उसका आखिरी साल था, उसमें जो सिंध के अंदर फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे रही है और सिंध गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है स्कीम्स, उनकी एलोकेशन थी 27 अरब। 27 से अगले साल वो 14 हुई, फिर 9 हुई, और 8 हुई। अगले साल 21-22 में उन्होंने 5.1 अरब, 27 अरब से 5.1 अरब। फाइनेंस जो पैसे देता है ना, फाइनेंस के पैसे सूबे खर्च करते हैं। सिंध को 1.5 अरब, और वो पुरानी स्कीम्स हैं, अभी की नहीं है, 4-5 साल पुरानी। एक कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्कीम है, एक S3 वाली स्कीम है, उसमें एलोकेशन 1.5 अरब। और पंजाब को मैं आपको रोड दिखाऊं, 20-20 अरब के रोड है, 44 अरब एलोकेशन है, 103 या 104 अरब रुपए कॉस्ट है इन स्कीम्स की। ये नाइंसाफ़ी, अगेन मैं फिर से कहता हूँ, हमें बहुत खुशी होती है जब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर तरक्की के लिए फेडरल गवर्नमेंट अपना हिस्सा डालती है। लेकिन जो कहा गया था एक बार कि सिंध हमारा नहीं है, ये करके ना दिखाएं। कहे तो आपके शायद मुंह से निकल गया, लेकिन शायद ये दिल में बात है, और इस तरीके की नाइंसाफ़ी सिंध के साथ ना हो। निसार साहब अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। एक नहीं जी, मैं आपको बता देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले तो मेरी बात सुनने से भी कहा जी आप बहुत बोल रहे हैं, अपना बोलें, आप जवाब सुने। मैंने कहा मुझे ख़त्म तो करने दें। नहीं, पहले आप जवाब सुने। खैर वो बात सारी जो हुई, अल्टरकेशन जो हुई, एक तरफ एंड में उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की कि सूबों से करना चाहिए सलाह मशवरा बिफोर द स्कीम इज़ पुट इन, और इस तरीके से प्रेशर में आके स्कीम्स नहीं डालनी चाहिए, ये बातें की, लेकिन उस पर अमली तौर पे कोई ऑर्डर नहीं दिया कि ये हो। जी मैडम। पहले आपने एक बात कहना चाहूँगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम पहले 4 बजे किया गया, फिर 5 बजे किया गया, फिर 7 बजे किया गया, तो ये कोई मतलब मैं माजरत कर लेता हूँ इस पर। मीटिंग जैसे ही ख़त्म हुई मैं सीधा इधर आया हूँ। और दूसरा ये सवाल ये है कि सिंध हुकूमत पर या वैसे कहा जा रहा है कि बहरिया टाउन के मामले में, इस मामले में सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सिंध हुकूमत पर, तो उस पर एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिंध गवर्नमेंट आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? इसके बाद मुझे थोड़ा सा करना कि खास तौर पर LPM की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खास तौर पर सिंध हुकूमत को पॉइंट आउट करके कहा गया कि ये सारी सहूलतकारी जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से।
अच्छा मेरी बात, अच्छा मेरी बात, हाँ मेरी बात सुन ले। हाँ हाँ कल जो नुकसान हुआ कितना हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग एहतजाज करने आए थे क्या उनमें से ही लोगों ने आग लगाई या कोई और दूसरे स्टेट? अच्छा देखें, दो तीन चीज़ें। ये एक एहतजाज की बात हुई थी, हमें पता था, हमें बताया गया था। इंतज़ामिया ने जो एहतजाज करने वाली जमातें थी उनसे बात की, उनको फैसिलिटेट किया, उनके लिए जगह बनाई जहाँ पे टेंट लगाए गए, जहाँ पे उनको पानी वगैरह का इंतज़ाम किया गया, गर्मी का मौसम था, और उनसे ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि जी आप अपने, और हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हर एक को एहतजाज का हक है, लेकिन कुछ उसमें ज़रूर शर्तें होती हैं, वो हर जगह होती हैं। उन्हें कहा गया था कि आप सुपर हाईवे ब्लॉक नहीं करेंगे, और उन्होंने ये बात मानी थी, और जब वो आए तो ऐसे ही हुआ, सुपर हाईवे ब्लॉक नहीं किया गया। उन्होंने अपना जलसा किया, मैंने 1.5 या 2 घंटे तकारीर हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद सुपर हाईवे जब ब्लॉक किया तो इंतज़ामिया ज़रूर एक्शन लेगी, और उसके बाद कुछ लोग अंदर चले गए काफ़ी तादाद में, और ये तो वीडियोज़ मौजूद हैं, कौन है, शक्लें उसमें मौजूद हैं, कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। उन्होंने खुद ही वीडियोज़ भी बनाई हैं, अपना कोई अपनी हरकत पे वो पशेमान नहीं है। हम हर एक को हक देते हैं प्रोटेस्ट करने का, और सिंध गवर्नमेंट ने हमेशा फैसिलिटेट किया, मैं ख़त्म कर लूँ, हमेशा फैसिलिटेट किया है। हमने इवन जो पहले कुछ दिनों पहले TLP वाले मुजाहरे हुए थे, वो भी सिंध हुकूमत ने इजाज़त भी दी उनको, लेकिन उसके साथ साथ कंट्रोल भी किया कि कोई नुकसान ना हो। कल वाले उसमें भी कोई, अल्लाह ताला का शुक्र है कि किसी को कोई इंजरी या कोई और नुकसान नहीं हुआ। हाँ, अमलाक को नुकसान पहुंचा। आपने कहा क्या डिटेल्स हैं, अभी मुझे नहीं पता, इसलिए मैं ख़त्म कर लूँ, मुझे नहीं पता, मैं दोबारा कहूँगा। बाकी MQM, मुझे हैरत इस बात पे है कि कुछ दिनों पहले कोविड का, आपको पता है, मैं इधर भी देखें एहतियात हर जगह करता हूँ, वो कहते हैं कि जी, और आप लोग ये पंजाब में इस्लामाबाद में हैं, लाहौर से भी कुछ लोगों का ताल्लुक़ होगा, आज से 2-3 हफ्ते पहले लाहौर में कर्फ्यू लाइक सिचुएशन थी, ये सबको पता है। आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? किसी ने, पीपल्स पार्टी वाले ने कहा कि लाहौर का माशी कत्ल हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों की जान बचा रहे हैं, वही MQM कह रही माशी कत्ल कर रहे हैं, वो लोगों की जानों की परवाह किए बगैर अपनी सियासत चमका रहे हैं। इस केस में भी एक तरफ कहते हैं, ये दोनों बातें करते हैं, एक तरफ कंडेम करें ना उन जमातों को जिन्होंने जाके ये किया, जिनकी सरबराही में ये हुआ है। अगर कोई एक जमात एक ऐलान करती है और उसके लोग नज़र आते हैं नुकसान पहुँचाते हुए अमलाक को, आप उन्हें कहेंगे या सिंध हुकूमत को कहेंगे? तो मेरा ख्याल है ये जो सियासत है ना, जो हारी, और इसकी एक वजह है, बहुत सिंपल वजह है, ये जो आपको मैं देख रहा हूँ ना, अभी ताज़ा इलेक्शन हुआ था NA 249 में, उसमें जो हालत हुई थी इन दोनों जमातों की, इसलिए एक जमात है वो बैंड बजाती है कि जी गवर्नर रूल, दूसरी बैंड बजाती है अलग सूबा। इन दोनों की ये ख्वाब जो है कभी पूरे नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ताला सिंध के लोग इनको मुस्तरद कर चुके हैं और हमेशा आगे मुस्तरद करेंगे। ये बताइएगा, आपने जो आज वज़ीर-ए-आज़म से जो मुतालबा किया था सर, ये बताइएगा। शाह साहब 3 साल हो गए इस हुकूमत को, और हर 2-4 महीने के बाद वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मैं इतने अरब का आपके सूबे को या कराची को मैं इतने पैसे दे रहा हूँ। अभी तक ये टोटल कितनी अमाउंट है, दी कितनी और लगी कितनी है? भाई मुझे नज़र नहीं आई। हाँ, थोड़े से पैसे अभी इन्होंने जो महमूदाबाद नाले के लिए, एग्जैक्ट अमाउंट्स नहीं पता, 2-3 अरब होंगे, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, ये शायद लगे हों जो FWO के थ्रू काम करा रहे हैं, NDMA के थ्रू, वो सिर्फ अभी तक है। ग्रीन लाइन, अभी आप कह रहे हैं ना बातें, ग्रीन लाइन 2016 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म आए थे, उन्होंने कहा मैं एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ सिंध को। उनमें कम से कम इतनी, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, इतनी बात थी, उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा आपको कौन सी स्कीम चाहिए, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ये मेरे सामने बात, 2-3 स्कीम्स की बात बताई। उन्होंने कहा जी ग्रीन लाइन हम बनाएंगे, लेकिन हम खुद आके बनाएंगे, आपसे नहीं बनने देंगे। जी बिस्मिल्लाह, आप आए बनाएं। ग्रीन लाइन बनी 2018 मार्च में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट था। फिर इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद पहली मीटिंग सितंबर 2018 में हुई, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि 3 महीने में ग्रीन लाइन हम चला देंगे। 3 साल हो गए, अभी नहीं चली। तो ये नंबर्स जो है, ये सारी किताबों में, PhD भी देख लीजिए, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आटे में नमक के बराबर है, अगर आप बाकी जगहों पे देखें जो खर्चा हुआ है। जी, ये बताइएगा, आप जो आपने सफारशत
सामने पेश हो, अगर वो आपके मुतालबात तक आपकी बजट के हवाले से पूरे ना हो, तो सर आपका क्या? देखिए मेरी बात सुने, हम एक फेडरेशन का हिस्सा है, हम अपना जो आइनी हक है NEC के अंदर या CCI के अंदर अनफॉर्चुनेटली बाय कंसेंसस डिसीजन नहीं होते, बाय मेजॉरिटी होते। हम माइनॉरिटी में हैं, हम अपना सूबे की आवाज़ इधर उठाते हैं आके, हम सूबे की आवाज़ इफेक्टिवली बताते हैं। कुछ दिनों पहले CCI में सेंसस का मामला था, मैंने डिसेंटिंग नोट दिया। मेरा ख्याल है पूरे सूबे सिंध की, मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरे पास उसका कुछ सबूत भी हैं जो मैंने अभी दिए हैं, हमारे और दिए उस वक्त भी दिए थे, और अभी हमने उसको एक स्टेप आगे ले गए ना। आइन में कि जी CCI में फैसला होगा, CCI ने रिजेक्ट किया, मैं एक डिसेंटिंग वोट था उसमें, बाकी सब ने उसके हक में फैसला दिया, इंक्लूडिंग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और सब। फिर अगला स्टेप है उसको जॉइंट सेशन में भेजना। मैंने भेज दिया एक खत, सिंध काबीना ने उसको अप्रूव करके हमने जॉइंट सेशन में दिया। अब हमें उम्मीद है कि पार्लियामेंट कुछ बेहतर फैसला करेगी जब जॉइंट सेशन में बैठेगी, और हमने बताया है कि क्यों हमारा ख्याल है कि हमें कम गिना गया है, तो उसकी रीजंस है। और मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। साइज ऑफ फैमिली, यानी एक ख़ानदान का जो हेड होता है उसके कितने डिपेंडेंट्स हैं। पंजाब में 6.5, बलूचिस्तान नंबर ये तो याद है मुझे, बलूचिस्तान में 7 या कुछ, एक डिटेल दे दूंगा, बाकी जगह पे 8, सिंध में 5.5 साइज ऑफ फैमिली हाउस होल्ड्स के हिसाब से। सिर्फ उसको इक्वेट कर देना, जो दूसरे नंबर पे उससे बराबर कर दें या एवरेज आउट कर लें, तो हमारी कोई 1.5-2 करोड़ आबादी बढ़ जाती है। हुकूमत पे हमेशा इल्ज़ामात लगते रहते हैं और वफाक इसलिए पैसे नहीं दे रहा कि करप्शन हो रही है, करप्शन हो रही है। नवाज लीग में दौर पे भी आप पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा, अभी भी लग रहा है, अभी भी ये एक तरीका है सिंध के लोगों को उनके जायज़ हक से डिप्राइव करने का। पहले भी इस्तेमाल हुआ, अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए हमारे ऊपर सबके ऊपर धड़ाधड़ केसेस। इधर तो केस कोई नहीं बनता, मैं नहीं उसमें डिटेल में जाना चाह रहा। यहाँ पे भी करप्शन की बातें बहुत हुई हैं ना, लेकिन ना कोई केस बनता है, ना कोई आगे जाता है। आपस में कमेटियाँ बना के उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमें वो इदारों की तरफ भेज देते हैं, हम उनको फेस कर रहे हैं, हमारा काम है, हम अपने सूबे के हक से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पे जो वफाकी बुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो उनका बयान सामने आया, उनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत को सिंध की आवाम के लिए जो रकम दे, उनके बुज़रा वो खुद हड़प कर जाते हैं, उनके असासों से अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी कल असद उमर ने ये कहा है कि जो कोविड वैक्सीन है सिंध हुकूमत एहतियात पर करती है, लेकिन वो खरीदती नहीं। क्या कर रहा है, अब वो भी डायरेक्ट बराह रास्त मेरी बात सुन, मेरी बात सुने, एक सेकंड ये जवाब दे दूं। मेरे भाई, कोविड वैक्सीन सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ले रही है, सबके लिए, सिर्फ सिंध के लिए नहीं है। बड़ा मुझे अजीब सा लगा था, पूरे पाकिस्तान के लिए कोविड वैक्सीन क्यों नहीं पंजाब को कहता? ये बुक्स नजर आता है, क्यों नहीं पंजाब को, खैबर पख्तूनख्वा नहीं कहना चाहिए? पूरी दुनिया में फेडरेशंस ले रही हैं, इधर पाकिस्तान की हुकूमत ले रही है। हमने बहुत पहले 1.2 बिलियन या अमाउंट मुझे याद नहीं, हमने मुख्तस कर दिया था वैक्सीन लेने के लिए। हमने इनसे कहा है कीमत बताओ वैक्सीन की। लास्ट मीटिंग में मुझे कहा गया ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स हैं, आप पूछ ले कीमत ना वैक्सीन की इनसे। कहते हम आपको कीमत नहीं, हम कह रहे हैं कि भाई जितने में आप लेते हो आप हमें हमारा हिस्सा कम नहीं करना, हम और अपने लोगों को देना चाहते हैं, हमने पैसे रखे हुए हैं। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट से हम आपको पैसे नहीं, हमने ये भी कहा पैसे हमसे ले लो, हमें इस वक्त हमें 24-25% अपनी आबादी के हिसाब से मिलनी चाहिए। अगर हमें 5% और चाहिए उसके हम पैसे आपको देते, लेकिन वो पैसे भी नहीं बताते कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट से हम आपको कीमत, आप पूछ लो ना, आप में इधर बैठे पूछ लीजिएगा उनसे, जवाब आएगा जी NDA है हमारी, हम आपको कीमत नहीं बता सकते जितने की खरीदी है। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस स्टेटमेंट पे कि हम लेके दे रहे हैं, यस लेके दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे। 70% सिंध से जाता है रेवेन्यू, कौन सा एहसान कर रहे हैं? और ये बातें करना कि सिंध के लोगों को डिप्राइव करना, ये कह के जी फलाना चोर है, फलाना डाकू है, अब ये नहीं चलेगा। लोग जानते हैं अगर ऐसा होता तो सिंध के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2000 सारी इलेक्शंस दे लें, आखिरी जो इलेक्शन 2018 की हुई है, हमने सबसे ज़्यादा वोट लिए अपनी हिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो तुम्हारा खेल जानते हैं, और अभी पता चल गया हर इलेक्शन में जो इनके साथ हो रही है। आपने कराची मलीर का इलेक्शन देख लिया, आपने कराची किमाड़ी का इलेक्शन देख लिया, आपने बदीन का इलेक्शन देख लिया, आपको पता चल गया उनके साथ क्या हो रहा है। कोविड के लिए तो इंटरनेशनल जी
अब आप ये अच्छा अच्छा देखिए यार, इतना याद मुझे नहीं रहेगा, इतना तेज नहीं हुआ। मुझे आपका सवाल समझ नहीं है। सिंध के अवाम को जेब में जाके पैसे, देखिए हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं सिंध के, सारी स्कीमें हमारे थ्रू हों, ये सीधी बात है। आप जाके बदीन की यूसी हाले पोटो की फलानी गली में पेवर लगाना है, आपको नहीं पता, ये सिंध हुकूमत को पता है। तो सबसे पहले तो ये बात, आपने दो चीज़ें की, पानी की बात की। देखिए हमारा केस बहुत सिंपल है, खामखा उसको पोलिटिसाइज किया गया है, मेरा ये ख्याल है। मैं आपको चंद लफ्ज़ों में कोशिश करूँगा बताऊँ। 1991 में एक वाटर अकॉर्ड साइन हुआ था। उस वाटर अकॉर्ड में चारों सूबों के शेयर्स दिए गए थे। हमें वो अकॉर्ड एक्सेप्टेबल नहीं था, हम अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन हमने एक फेट अकम्पली, भाई यही डॉक्यूमेंट है ना, हम क्या करें, इसलिए कि हमारे हिसाब से उसमें ज़्यादती हुई सिंध के साथ, अभी तक हम कहते हैं ज़्यादती हुई, लेकिन अब वही अकॉर्ड है। उस अकॉर्ड में चारों सूबों के हिस्से दिए गए थे कि ये देने, और फिर उनको 10-10 दिन के हवाले से कि मई की 1 से 10 तक ये सूबे का हिस्सा होगा, 21 से 20 तक ये होगा, ये सारे दिए गए। पहली मीटिंग में जब ये मार्च 91 में अकॉर्ड पास हुआ, सितंबर में पहली मीटिंग में जब ये 10 डेलीज करनी थी ना फाइनल, उसमें पंजाब ने कहा जी हमारे एग्जिस्टिंग यूजेज यानी हिस्टोरिक यूजेज उनको प्रोटेक्ट करें। बाकी तीनों सूबों ने उसकी मुखालफत की, और ये डॉक्यूमेंटेड हैं सारी चीज़ें। और CCI ने पास किया कि आपने यही 10 डेलीज के हवाले से पानी तकसीम करना है। हिस्टोरिक यूजेस को उन्होंने कहा ये ख़त्म हो गई, और अगर शॉर्टेज या सरप्लस हो तो इसी को प्रोरेटा ऊपर नीचे करना है। हमारा इतना सा केस है, आप हमें बताएं कि आप उस अकॉर्ड के तहत डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं आपको शर्तिया कहता हूं कि वो नहीं कर रहे, और वो खुद कहते हैं। मैं हमारा और झगड़ा नहीं कि चोरी ये कर रहे हैं या वो कर रहा है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ। मेरा पंजाब से झगड़ा नहीं है, मेरा खैबर पख्तूनख्वा से या बलूचिस्तान से झगड़ा नहीं है, मेरा वफाक से झगड़ा है, मेरा इरसा से झगड़ा है कि उन्होंने जो CCI ने अप्रूव करके 10 डेलीज दिए उसके तहत पानी डिस्ट्रीब्यूट करें। मैंने हिसाब लगाया है, अगर हम 1999 से ये मसला शुरू हुआ था, और वक्तन फ़वक्तन उठता रहता है, जब शॉर्टेज आती है ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। 99 से लेके आज तक मैंने कैलकुलेट किया, हमने बैठ के, अगर हमें वाटर अकॉर्ड के तहत यानी जो उन्होंने 10 डेलीज दी हैं उसके तहत पानी मिलता, और जो हमें मिला है उसमें 27 मिलियन एकड़ फुट का फ़र्क है। मैं नहीं कह रहा, एक सेकेंड, 27 मिलियन एकड़ फुट का फ़र्क है 99 से आज तक। पता, मैंने नहीं हिसाब लगाया, इरसा के चेयरमैन ने एक फोरम पे बताया, और ये अखबारों में रिपोर्ट हुआ है कि एक वो कह रहा था समंदर में जो पानी बाहर है ना ये नुकसान कर रहे हैं, जबकि अकॉर्ड में लिखा है कि कम से कम 10 मिलियन एकड़ फुट, या हमारा ख्याल था 10 मिलियन एकड़ फुट होना चाहिए कम से कम। 27 मिलियन, 1 मिलियन एकड़ फीट की कीमत $1 अरब है। 27 अरब डॉलर का नुकसान किया गया हमारे लिए 99 से आज। ये मेरे नंबर्स नहीं है, 91 से 99 तक फॉलो हुआ था। 99 के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में ये हुआ। कई बार कहा गया कि हिस्टोरिक यूजेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हमारा ये मसला ही नहीं है चोरी का, हमारा बिल्कुल मसला नहीं, इसको गलत रंग दिया गया। मैं किसी पे चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो हमारा हक है अंडर दी वाटर अकॉर्ड, आप खुद कह रहे हैं कि वो हिस्सा हम आपको नहीं दे रहे। हमारी ज़रूर ये बात है कि जो आप कह रहे हैं, आज सही कितना था सुबह, 1,20,000 उसको छोड़े, नहीं जो हमारे पास है ना, पीछे जो हुआ हमें नहीं पता, 70,000 अपस्ट्रीम, 70,000 क्यूसिक गुड्डू का अपस्ट्रीम है। आप वाटर अकॉर्ड देख लें, इसमें लॉसेस भी फिर ऐड होंगे, सब होंगे। हमारा हिस्सा इस वक्त में कितना होना चाहिए, उससे हमें कम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए मुझे नहीं पता, ये एक जो कर रहे हैं बात, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बिजनेस करने का हर एक को हक है, हम बिजनेस करने वाले को रोक नहीं सकते। उसको ज़रूर कोई इलीगैलिटी होगी तो उसका, और तो सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज कर दिया सारा, सुप्रीम कोर्ट ने बैठ के किया ना कि ये बस ऐसे होगा, जैसे बनी गाला को किया वैसे उधर किया है ना।
सुप्रीम कोर्ट ने दी गई, इसकी अब ये बात हो गई है। देखिए एक करेगा जी, 9.7 अरब जो है वो बजट दिया था, लेकिन 500 मिलियन आपको जारी हुए और नहीं मुझे नहीं जारी हुई यार, आप समझी नहीं। 9.7 अरब रुपए उन्होंने रखे थे कि हम खर्च करेंगे डायरेक्टली, आपको नहीं बताएंगे, और खुद ही अपने नंबर अब दिए, उसमें 500 मिलियन जारी किए। और दूसरे ये बताएं कि जो एमएनएज हैं वो कौन से एमएनएज हैं जिनकी स्कीमें मंजूर की जा रही हैं? ये तो आप प्राइम मिनिस्टर से पूछे, उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता था। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि एमएनएज और एमपीएस के प्रेशर में आके हम स्कीमें दे रहे हैं। ये बताइए कि कोविड वैक्सीन जिस हवाले से अभी आप बात कर रहे थे, वो जो सिंध को दी जा रही है, क्या वफाक की जानिब से सूबे का हिस्सा उससे कटौती होगी? एक नंबर। दूसरा ये कि उर्दू बैराज के बाद जो पानी सिंध में आता है वहाँ जो चोरी है उसके लिए आप। अच्छा देखिए, दो चीज़ें, आपने दो सवाल किए। नंबर 1, कोविड पे मैं कोई सियासत नहीं करना चाहता, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन एहसान नहीं है कोई, शुक्रगुजार हूँ। लास्ट मीटिंग में हमें कहा गया था कि आपको जितनी वैक्सीन चाहिए आप अपना हाथ ना रोकें, आप वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाएं। मैं शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ पे, मैं कोई, मुझे अफसोस जो आप लोगों ने अभी बताया, मैंने खुद नहीं सुना है। मैं कहूँ अगर ये बात कही गई है कि हम दे रहे हैं और वो नहीं ले रहे अपने पैसे, तो ये बहुत ही नाजायज़ गलत बात कही है। एक मेरा ख्याल है गैर मेयारी, क्या लफ्ज़ कहूँ यार, मुझे लफ्ज़ नहीं आते, बड़े मुश्किल होते हैं। अगर कोई अच्छा बस ठीक ठीक है जी, ये बात है। बाकी आपने कहा सख्त गुड्डू से नीचे, देखें हमें 70,000 मिल रहा है आज से कुछ दिनों पहले 62,000 क्यूसिक था। हमारी अपनी रिक्वायरमेंट पिछले 10 डेली में, इस वाली की याद नहीं मुझे, 21 से 30 में की याद है, 67,000 क्यूसिक था, और हमें 54 से लेके 60 के दरमियान मिला था। उसमें पानी की शॉर्टेज, फिर लॉसेस, पानी कम होता है, इलीगैलिटीज़ कहीं कहीं हो जाती हैं, वहाँ पे एक्शन लिया जाता है। तो हम किसी को कंडोन नहीं कर रहे इलीगैलिटी को, जब पानी कम होता है। और ये एक प्रिंसिपल है, अपर राइपेरियन हमेशा चोरी करने की कोशिश करता है, इधर हो रहा है ना। इंडिया ने हमारा पानी ले लिया, इन्होंने आज, खैर वो फिर अंदर की बातें नहीं बताना चाहिए। किसी एक साहब ने कहा था, मुझसे पूछा कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को क्या कहते हैं, मैंने तो जो कुछ मेरी लफाजी मुझे थी, जो आपने अभी लफ्ज़ कहे, वो लफाजी उधर झाड़ दी उनके सामने। कहते हैं मैं आपसे पूरा एग्री करता हूँ 100%। तो आपने इंडिया को 3 दरिया बेच दिए, आपने उनसे पैसे लिए, ये बड़े बड़े कनाल्स बनाए, तरबेला डैम बनाया, मंगला डैम बनाया, वापडा ने खूब मजे किए, और चारों सूबों को लड़ा दिया आपस में। शाह साहब ये बताएं कि आपने कहा कि हम अपने आईनी हक से पीछे नहीं हटेंगे और आईनी रास्ते इस्तेमाल करेंगे, काइंडली वो बताएंगे कि वो कौन से आईनी मेरे भाई जो आप इस्तेमाल करेंगे? मेरे भाई देखें, ये फोरम्स हैं, डिसीशन होता है आपका मेजॉरिटी पे। ये डिसीजन हुआ, उन लोगों ने एनईसी में आज पीएचडीपी अप्रूव कर दी, उन्होंने कर दी ना, लिख दिया अप्रूव। असेंबली में उस पर वोट होगा। हम किसी को, देखिए हम इस हुकूमत की अक्सरियत को नहीं मानते, लेकिन इट इज़ अ फैक्ट कि है ना अभी। अब असेंबली वाले उस पर डिबेट करेंगे, हम अपने आईनी हक से अपने लोगों को पूरी तरीके से, और मैं इसमें मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आपके थ्रू हम सबको आगाही देंगे और वो देखेंगे। और वो तो देख रहे ना आप यार, जो इलेक्शन आता है, जो हालत होती है उसमें जो इनके हाल हो रहा है, अल्लाह ताला करेगा कि उनको कुछ अकल आएगी कि जी हर एक को ऐसा ना समझे कि सिंध हमारा नहीं है, ये ना कहें आगे कभी ये कहने का मौका नहीं। आखिरी सवाल कर लिया। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट और दरिया वाले केस पे सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब का कहा, अभी तक 60 अरब रुपए जमा हुए जो हमारी खिलाफ है, और जो जमीन अलाट की गई थी उस जमीन से वो आगे निकल रहा है। जैसे मलिक असद सिकंदर के इलाकों में उन्होंने कुछ पुराने जो गाँव में देहात में उन पर कब्जा करने की कोशिश की, और इस सूरत को बहुत आगे बढ़ाया गया। फिर सोशल मीडिया पे ये बात आई, फिर कल एक एहतजाज हुआ। अब इस मामले को बताया कि सिंध हुकूमत इसी पे तो, देखिए मैं आपसे फिर कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, मेरी बात सुने, कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने हमें पैसे नहीं मिले, वो पैसे सिंध के लोगों के पैसे हैं जो कि अभी तक नहीं मिले। और वफाक के ज़मीन, चले हमने गलत किया, मैं मुराद अली शाह ने गलती की, इसमें सिंध के लोग बंदे का तो कसूर नहीं है ना। ज़मीन किसकी है? प्रॉपर्टी सूबाई हुकूमत के अंदर आती है ज़मीन की। तो ये दरख्वास्त करना, हम भी दरख्वास्त कर देंगे कि जी जो आप पेट्रोलियम लेवी देते हैं वो हमें दे दें, वो वफाक का है ना टैक्स है। तो ये बहुत क्लियर है। अल्लाह करे कि
मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा फैसला करेंगे। और ये पावर किसका है खर्च करने का, ये भी मैं आपसे भी आज बात कर लूँ। आइन है ना हमारा, आइन से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं। आइन में कहते हैं सूबे की जो भी कमाई होती है वो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा बन जाती है। उस फंड को खर्च करने का इख्तियार सिर्फ सूबाई असेंबली को है। तो ये हम पैसे भी सिंध हुकूमत को आने और सूबाई असेंबली के मेंबरान ने फैसला करना है कि ये कहाँ खर्च होंगे, किन स्कीम्स पे होंगे, क्या किया जाएगा इनके साथ। बाकी जो आपने बात की, अगर वो जो उनकी ज़मीन दी गई है उससे बाहर कहीं वो जाते हैं, उनको नहीं जाने दिया जाएगा। और हर वक्त वो जब ऐसा कोई इशू हुआ है तो सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। हाँ, अगर वो कोई और ज़मीन खुद ख़रीदते हैं फ्रॉम पीपल, तो उसमें तो ऑब्वियसली हमारा अगर प्राइवेट ज़मीन है और ख़रीदते हैं, उनकी मर्ज़ी से ख़रीदते हैं, तो उसमें हम कोई करना नहीं चाहते, इसलिए कि हम बिज़नेस करना और डेवलपमेंट करने में किसी को नहीं रोक सकते। लेकिन नाजायज़ ही किसी से नहीं होने देंगे। और ये आपने देखा था, हमने जब वो हुआ था इशू, तो FIRs भी कटी, लोग गिरफ्तार भी हुए उसको। ठीक है जी, थैंक यू जी, संभाल